दोस्तों नमस्कार। मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी इस क्लास में मनोविज्ञान की में हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को शब्दावली पहले ही क्लियर करा दी थी अधिगम की। उद्दीपक, प्रेरक, उद्दीपन, स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, सारे शब्दों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। यदि किसी विद्यार्थी ने शब्दावली नहीं पढ़ी है तो हमारे अगले वीडियो में जाकर के देख ले। पहले शब्दावली को बढ़िया तरीके से सोचे, समझे, क्लियर करें, अच्छी तरीके से पढ़े, तब आगे चल के हमारे सिद्धांत अप्लाइड बेस पर समझ में आ जाएंगे और इतने बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि आप कैसा भी सवाल यदि बनकर आएगा ना तो 100% आप लोग सॉल्व करोगे, ऐसी पूरी उम्मीद रहेगी मुझे। तो आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल को आप सबसे पहले तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अपने इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए हो सके अपने मित्रों तक शेयर करें और उन पर लाइक करवाएं, सब्सक्राइब भी करवाएं। तो आगे अपना सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अधिगम का पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। और ये सिद्धांत दिया पावलोव ने। पावलोव रहने वाला था रूस का और इसने सिद्धांत दिया 1904 में और नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है किसको? पावलोव को। ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? पावलोव। तो पावलोव ने ये जो सिद्धांत दिया सबसे पहले इसने प्रयोग किया कुत्ते पर और प्रयोग किया कुत्ते पर। उद्दीपक लिए अपने सिद्धांत में दो, एक तो लिया इसने स्वाभाविक उद्दीपक और एक लिया अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में इसने लिया भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में इसने लिया घंटी का बजना। दोस्तों पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर, अपने सिद्धांत में दो उद्दीपक लिए, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। मैंने आगे शब्दावली में क्लियर करा दिया स्वाभाविक उद्दीपक दो प्रकार के, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया 100% होगी, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक कि वो स्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ नहीं जाता। तो ध्यान रखना, उद्दीपक दो प्रकार के, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। पावलोव ने अपने सिद्धांत में स्वाभाविक के रूप में तो लिया भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में लिया इसने घंटी। अब इसने क्या किया? अपना ये जो प्रयोग किया पावलोव ने 3 चरणों में किया। सबसे पहले इसने कुत्ता लिया और कुत्ते को अंदर बॉक्स में अपने इसमें स्टैंड पर रखा और उसके बाद में इसने सबसे पहले कुत्ते को दिखाया भोजन। क्या दिखाया? भोजन। और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से क्या आ रही है? लार। दूसरे चरण में इसने पहले भोजन दिखाने से पहले बजाई घंटी, फिर क्या दिखाया? भोजन। और भोजन को देख करके क्या आ गई? लार। तीसरे चरण में इसने बजाई केवल घंटी, भोजन नहीं दिया, फिर भी क्या आ गई? लार आ गई। तो पावलोव ने अपना ये सिद्धांत 3 चरणों में किया। सबसे पहले कुत्ते को दिखाया भोजन, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आने लग गई। उसके बाद में ये प्रयोग कई दिनों तक चला। उसके बाद में अपना चेंजमेंट किया प्रयोग में। उसके बाद में भोजन दिखाने से पहले घंटी बजाता, रोज रोज घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिखाता और लार आ जाती। एक बार उसने क्या किया? पहले घंटी बजाई, भोजन भोजन कुछ नहीं दिया, फिर भी क्या आ गई? लार। तो पावलोव कहता है कि जब दो उद्दीपक, एक तो स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक, दोनों उद्दीपकों को जब साथ साथ दिया जाता है, साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो पहले जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात भोजन से हो रही थी, बाद में वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी से होने लग जाए तो समझ लो वहीं पर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू हो जाएगा, यानी क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी हो जाएगी वहीं पर। तो पावलोव स्पष्ट कहता है कि जब घंटी भोजन दोनों को साथ साथ देंगे तो पहले जो क्रिया भोजन से हो रही थी बाद में वही क्रिया घंटी से होने लग जाएगी। तो इसने क्या किया? एक कुत्ता लिया। सर जी मेरी ड्राइंग कमजोर है, थोड़ा समझना। मान लीजिए ये कुत्ता है और ये कुत्ता इसने लिया और इस कुत्ते को इसने बॉक्स में लिया, कमरे में लिया और इधर ये शीशे नुमा शीशा था, इधर इसने क्या किया? इस कुत्ते को बेल्ट से कस के बांध दिया
अब इसका मुंह से एक नली को अटैच कर दिया और एक नली इधर लगा दी, इस पात्र से अटैच कर दिया कि जैसे कुत्ते के मुंह से लार आए तो ये लार इस पात्र में एकत्रित हो जाए। तो ध्यान रखना, एक पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव रूस का रहने वाला था। ध्यान रखना, है भारतीय डॉग नहीं है, ये रशियन डॉग है। रशियन में ऐसे डॉग मिलते हैं। तो ये लिया, इसके ऑपरेशन करके मुंह से नली को अटैच किया। अटैच करने के बाद इसको पात्र से एकत्रित कर दिया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, पावलोव ने कुत्ते को दिखाया भोजन। जैसे ही इसने प्रयोग प्रारंभ किया तो सबसे पहले कुत्ते के सामने दिखाया भोजन। कुत्ता भूखा था, भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो गई और कुत्ता भोजन को देखता रहा, कुत्ते के मुंह से लार आती रही और ये लार इस पात्र में एकत्रित हो गई। और जैसे लार एकत्रित हो गई, कुत्ते को खोला, नली वली हटाई, कुत्ते को भोजन खिलाया। पहले दिन का प्रयोग खत्म। अगली बार फिर कुत्ते को ले आया, अगले दिन फिर कुत्ते के सामने भोजन ला करके रख दिया। कुत्ते को 10, 20, 30, 25 मिनट तक भोजन दिखाया। कुत्ता भोजन को देखता रहा। कुत्ते के मुंह से फिर लार आना प्रारंभ हो गई, आती रही। ठीक है ना। ऐसे ही पावलोव ने पहले चरण वाला प्रयोग कई दिनों तक किया, 10, 20, 30, 40 दिनों तक किया होगा। पावलोव ने अपना प्रयोग 10, 20, 30, 40 दिनों तक किया होगा। कुत्ता भोजन को देख करके लार आ जाती थी और इसने अपने प्रयोग में चेंजमेंट किया, दूसरा चरण अब अपनाया। और दूसरे चरण में क्या किया, अब तक तो केवल भोजन दिखाता, अब इसने क्या किया कि भोजन दिखाने से पहले रोज रोज बजाता था ये घंटी और उसके बाद में दिखाता भोजन। तो पहले घंटी बजाता और फिर भोजन दिखाता। कुत्ता भोजन को देख करके इसके मुंह से लार आ जाती और ये लार इस पात्र में एकत्रित हो जाती थी। तो दूसरे चरण में क्या किया, पहले घंटी बजाता, फिर भोजन दिखाता, लार आ जाती। अब तो यही सिस्टम चलता रहा, पहले घंटी भोजन लार बॉक्स फुल, घंटी भोजन लार बॉक्स फुल, घंटी भोजन लार बॉक्स फुल, ये चलता रहा। ये भी 10, 20, 30, 40 दिनों तक प्रयोग किया होगा पावलोव ने। आगे चल के इसने फिर चेंजमेंट किया और चेंजमेंट क्या किया कि अगले चरण में केवल और केवल बजाई घंटी, भोजन नहीं दिया और घंटी से ही क्या आने लग गई, लार आ गई। तो ध्यान रखना, जो क्रिया भोजन से हो रही थी, यानी भोजन से जो लार आ रही थी, पावलोव ने वही क्रिया घंटी से करवा दी। यानी जो भोजन से लार आ रही थी, अब वही क्रिया लार यानी कि किससे आने लग गई, घंटी से। तो पावलोव स्पष्ट कहता है कि जब दोनों उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किया जाए तो पहले जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात भोजन से हो रही थी, बाद में वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक से होने लग जाए तो समझ लो वहीं पर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया एक तो स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया है, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, और अस्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया होगी तो अनुक्रिया कहलाएगी। तो बता, भोजन कैसा उद्दीपक है, यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक। कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक। अब स्वाभाविक उद्दीपक है तो बता, स्वाभाविक उद्दीपक से जो क्रिया होगी वो प्रतिक्रिया कहलाएगी या अनुक्रिया, ये कहलाएगी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। क्या कहलाएगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी। दूसरे चरण में क्या किया, पहले घंटी बजाई, रोज रोज घंटी बजती। कुत्ता सोचता है यार ये घंटी किस लिए बजती है, और तो कुत्ता रेडी हो गया यार कि जब घंटी बजती है तभी भोजन आता है। जैसे घंटी बजती कुत्ता रेडी हो जाता कि भोजन आने वाला है। तो दूसरे चरण में घंटी बजाता, भोजन दिखाता, लार आ जाती, लेकिन लार आ रही है अभी तक भोजन से ही। भोजन कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक। स्वाभाविक होगा तो बताओ ये क्रिया भी कैसी कहलाएगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तीसरे चरण में केवल घंटी बजाई, घंटी से ही क्या आ गई, लार। घंटी कैसा उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, और अस्वाभाविक उद्दीपक से कोई क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, अनुक्रिया कहलाएगी। यानी कैसी क्रिया हो जाएगी, ये अस्वाभाविक अनुक्रिया। और जब अनुक्रिया होगी वह अनुबंध स्थापित होगा। अनुबंध स्थापित होगा तो मैं इसे कह सकता हूं अनुबंधित अनुक्रिया। कौन सी क्रिया कह सकता हूं मैं इसे, अनुबंधित अनुक्रिया। और ये होगी स्वाभाविक प्रतिक्रिया।
तो ध्यान से समझना कि पौलोग ने इस सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध किया कि पहले जो क्रिया भोजन से हो रही थी, यानी भोजन से कुत्ते के मुंह से लार आ रही थी, पौलोग ने थोड़े समय बाद, थोड़े दिन बाद वही क्रिया किससे करवा दी? अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी से करवा दी। तो यह सिद्धांत केवल और केवल यह बताना चाहता है कि जब दोनों उद्दीपकों को साथ साथ प्रस्तुत किया जाए तो पहले जो क्रिया स्वाभाविक के साथ होती है, बाद में वही क्रिया अस्वाभाविक के साथ होने लग जाएगी। तो ध्यान से सुना, इस सिद्धांत में से यदि आप लोगों से कोई बना करके प्रश्न पूछे कि बताओ कैसे होगा यह सिद्धांत लागू, अब मैं आपको थोड़ा सा इसे बता दूं कि इस सिद्धांत का प्रयोग दशरथ ने भी किया था प्राचीन काल में। कैसे किया? आप लोगों ने श्रवण कुमार का नाम सुना है? श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था जंगल में होकर के, और उसी जंगल में शिकार करने के लिए आए थे महाराज दशरथ। और दशरथ के पास था शब्द भेदीवान। कौन सा वान था? शब्द भेदीवान था। और शब्द भेदीवान की विशेषता थी, पहले प्राचीन काल में बहुत घने विशाल जंगल होते थे और घने विशाल जंगलों में शिकार करना आसान कार्य नहीं होता था। तो शब्दवेदी वाहन के माध्यम से जिधर से भी हमें किसी पशु की आवाज आती या किसी शिकार की आवाज आती, उसी पर चला दिया जाता था और सीधा उसी शिकार पर जाकर लगता था। ऐसी विशेषता थी शब्दवेदी वाहन की। तो हुआ क्या, श्रवण कुमार जब अपने अंधे माता पिता को ले जा रहा था तो इसके माता पिता ने कहा कि बेटा हमें प्यास लगी है, किसी सरोवर के किनारे जाकर रोकना। तो इसने कहा बिल्कुल ऐसा ही किया। एक सरोवर के किनारे जाकर के पेड़ की छाया में अंधे माता पिता को बिठा दिया और खुद तालाब में चला गया जल लेने के लिए। जैसे श्रवण कुमार ने इस तालाब में अपना कमंडल पानी में डुबोया और जैसे पानी में डुबोया तो उधर से आवाज हुई और सरोवर के आसपास ही कौन थे? महाराज दशरथ थे। दशरथ ने सोचा कि कोई शिकार इस तालाब पर पानी पीने के लिए आई है, तो इधर से दशरथ ने अपना शब्दभेदी बाण चला दिया। तो वो बाण सीधा श्रवण कुमार के जाकर लगा। श्रवण कुमार ने कहा हाय राम। दशरथ ने कहा यार ये तो मेरे से कोई राम भक्त मर गया। तो उसने क्या किया, वो गया उसके पास, पूछा उससे तो एक बात बताओ कि दशरथ का जो बाण किसी शिकार के लिए चलना चाहिए था, वही बाण एक कमंडल की आवाज के लिए चल गया। तो बताओ यहां पर कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? तो यहां पर सिद्धांत लागू होगा अनुकूलता अनुक्रिया का। कैसे होगा? ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, इसका शब्दवेदी बाण है। शब्दवेदी बाण यदि किसी शिकार के लिए चले तो बता स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। यदि इसका महाराज दशरथ का शब्दवेदी बाण किसी शिकार के लिए चले, शिकार में जाकर लगे तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक स्वाभाविक। अब इसका जो बाण एक शिकार के लिए चलना चाहिए था, वही इसका बाण एक कमंडल की आवाज, इसका मतलब कमंडल की आवाज हो गई अस्वाभाविक उद्दीपक। तो जो इसका बाण शिकार के लिए चलना चाहिए था, वही इसका बाण कमंडल की आवाज के लिए चल गया। तो कमंडल की आवाज अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है ना। ये स्वाभाविक उद्दीपक होता, जो क्रिया शिकार के लिए हुई वही क्रिया किसके लिए हुई? कमंडल की आवाज के लिए हो गई। होता इसमें भी ये वाला सिद्धांत लागू होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। इस सिद्धांत का एक प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का एक प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण ने कब किया? समझना, महाभारत काल की बात है। एक तरफ थे कौरव और एक तरफ थे पांडव। पांडवों की केवल 5 थे, इधर कौरवों की बड़ी विशाल सेना थी। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण किधर थे? पांडवों की ओर थे, इधर उनकी सेना थी। युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले दिन युद्ध लड़ा गया, कोई परिणाम नहीं निकला। कई दिन युद्ध होने के बाद में कोई परिणाम नहीं निकला। कृष्ण ने सोचा कि तब तक इधर से ये गुरु द्रोणाचार्य नहीं मारा जाएगा, तब तक युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और इसे यदि मारने की किसी के पास शक्ति है तो वो है केवल अर्जुन के पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुझे सुबह सुबह पहले एक कार्य करना है, सबसे पहले ये द्रोणाचार्य को मारना है।
तो अर्जुन ने कहा कि मानता हूं भगवान हो, लेकिन मैं मेरे हाथ से गुरु का वध नहीं कर सकता, चाहे हम युद्ध आज ही हार जाएं। अर्जुन ने स्पष्ट मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, बोले भीम आप भी कार्य कर सकते, उसने भी स्पष्ट मना कर दिया। नकुल सहदेव सब ने मना कर दिया, चाहे युद्ध आज ही हार जाएं, लेकिन हम हमारे हाथ से गुरु जी का वध नहीं कर सकते। कृष्ण ने फिर अगले दिन युद्ध हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए, फिर भी कोई परिणाम नहीं लगा। कृष्ण ने सोचा यार कि ये द्रोणाचार्य 100% किसी न किसी से प्रेम करता होगा, और जब ये जिससे किसी से प्रेम करेगा उसको यदि संकट में डाला जाए तो ये द्रोणाचार्य स्वतः ही संकट में डल जाएगा। आप देखना भारतीय जो फिल्म होती है ना, आप चेक करना भारतीय फिल्मों में यदि हीरो को तड़पाना है तो हीरोइन को ले जाओ, हीरो स्वतः अपने आप तड़पेगा 100%। तो वही किसने किया, कृष्ण ने सोचा कि द्रोणाचार्य सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसने बेटे से। बेटे कौन था? अश्वत्थामा था। तो इसने क्या किया, जब यदि अश्वत्थामा को संकट में डाला जाए तो ये स्वतः ही संकट में डल जाएगा। तो इसने योजना के अनुसार कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, एक अश्वत्थामा तो है द्रोणाचार्य का बेटा, और एक अश्वत्थामा है हमारी सेना में हाथी है। तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह पहले भीम से कहा, बोला भीम तू बढ़िया नाश्ता पानी करके जाना, और हमारी सेना का जो ये हाथी अश्वत्थामा नाम का, इसके चारों तरफ सेना एकत्रित कर लेना और एक गदे से प्रहार करके इसे मार देना, और पूरे युद्ध क्षेत्र में अब्बा फैलवा देना कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इधर से मैं और अर्जुन इस गुरु द्रोणाचार्य के बेटे को युद्ध करते करते युद्ध क्षेत्र से ले जाएंगे बाहर। और अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, योजना के अनुरूप कार्य हो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो इस द्रोणाचार्य के बेटे को बातें बातों में युद्ध करते करते थोड़ा बाहर ले गए। भीम ने ऐसा ही किया, अपने हाथी जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसके चारों ओर सेना एकत्रित की, और सेना इकट्ठी करने के बाद में एक गधे का प्रहार किया, बेचारा हाथी मर गया, और पूरे युद्ध क्षेत्र में अब्बा फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। एक सैनिक दूसरे सैनिक को ट्रांसफर करता जा रहा था ये चीज। धीरे धीरे ये बात पहुंची द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने सोचा कि अश्वत्थामा तो मर ही नहीं सकता, उसे तो ब्रह्मा जी का वरदान है, उसकी खोपड़ी में मनी है, मरेगा नहीं, मरेगा तो प्रलय आ जाएगी। लेकिन सब इधर से हंसते हुए भीम पहुंच गया, नकुल पहुंच गया, सहदेव पहुंच गया, जी गुरुदेव हमने मार दिया। बोले कैसे मारा होता? बोले देखो मेरी ये गदा खून से लहूलुहान हो रही है। सबने स्पष्ट कहा, लेकिन गुरुजी ने कहा हो सकता है शायद निकम्मों ने छल करके मार दिया हो, थोड़ा आंशिक विश्वास हुआ। इधर से गुरुजी को कंप्लीट रूप से विश्वास नहीं हुआ। इधर से युधिष्ठिर आता हुआ दिखाई दिया गुरुजी को। द्रोणाचार्य ने कहा सब झूठ बोल सकते हैं लेकिन युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता। तो उसने क्या किया, युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर ये जो मैं सुन रहा हूं क्या बात सही है? तो युधिष्ठिर बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि हे भगवान आज तक मैंने कोई झूठ नहीं बोली, लेकिन आज मुझे झूठ बोलनी पड़ेगी। इधर से भीम खड़ा होकर के कह रहा है युधिष्ठिर, अरे भैया बोल दे जल्दी, हम युद्ध तो जीत जाएंगे, ठीक है ना? तो उसने क्या किया, युधिष्ठिर ने कहा कि जी गुरुदेव ये बात सही है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये पता नहीं कि वो नर था या गज। तो उसने ये तो जोर से बोल दिया युधिष्ठिर ने कि जी गुरुदेव ये बात सही है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये पता नहीं कि नर था या गज, ये धीमे बोल दिया। द्रोणाचार्य ने इतना ही सुना कि जी गुरुदेव सही है कि अश्वत्थामा मारा गया, तब तक तो बेहोश होकर के गिर गया द्रोणाचार्य। एक सैनिक चला प्रहार करके मार दिया। बाद में पता लगा कि द्रोणाचार्य मारा गया। इधर ये बात कृष्ण के पास पहुंची। कृष्ण ने कहा अर्जुन अब अपना कार्य हो गया, चल वापस चलते हैं। तो एक बात बताओ कि द्रोणाचार्य का बेटा ये अश्वत्थामा है, ये कौन सा उद्दीपक है दोस्तों? स्वाभाविक उद्दीपक। और इधर ये जो हाथी है ये कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक। तो बताओ, एक पिता अपनी बेटे की मृत्यु हो और विलाप करे तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। एक पिता अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप करे, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात, स्वाभाविक बात।
लेकिन यदि जो क्रिया स्वाभाविक के लिए होनी चाहिए थी वही क्रिया अस्वाभाविक के लिए हो जाए तो बताओ ये सिद्धांत लागू होगा या नहीं होगा? 100% होगा। कैसे होगा सुनो। तो द्रोणाचार्य की जो क्रिया अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए होनी चाहिए थी वही क्रिया भगवान श्री कृष्ण ने अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात हाथी के लिए करवा दी। यानी द्रोणाचार्य का जो विलाप अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए होना चाहिए था वही अस्वाभाविक उद्दीपक हाथी के लिए करवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो बताओ जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक से हो रही थी बताओ अस्वाभाविक उद्दीपक से होने लग गई या नहीं हुई? होने लग गई। तो बताओ कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। तो बताओ अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने नहीं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने दिया। भारत में तो कम से कम यही मानेंगे। हो सकता है ये सिद्धांत पावलोव ने 1904 में दिया, लेकिन हमारे भारत देश में तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे व्यवहार में आ चुका था ये सिद्धांत। तो ध्यान रखना इस उदाहरण में भी कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलता अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। और उदाहरण समझो, व्यवहारिकता पर थोड़ा समझना। पेपर में प्रश्न आ गया कि बिजुके को देख करके पशु का भागना अधिगम के कौन से सिद्धांत का उदाहरण है? बिजुके को देखकर पशु का भागना अधिगम के कौन से सिद्धांत का उदाहरण है? समझो ये इसी पर आधारित होगा। कैसे होगा? आप लोगों ने बिजुका देखा है? बिजुका होता है, ये खेत है, इस पर एक लकड़ी ऐसे लगाई, एक ऐसे लगा दी, हमने इसमें पहना दिया दादाजी का फटा पुराना कुर्ता और ऊपर लगा दिया ऐसा, ये क्या बन गया? बिजुका बन गया। आप लोगों ने देखा होगा, हम में से कोई ब्रिटेन जर्मनी इटली के थोड़ी है, हम सब भारतवासी हैं, भारत में खूब जानते हैं बिजुका कैसा होता है। तो ये बिजुका है। अब ध्यान रखना इसके पीछे एक थ्योरी है, बड़ी थ्योरी काम करती है। केवल चेक करना कि खेत पर बिजुका लगा दिया और पशु चरने के लिए आ गया तो पशु डायरेक्ट इससे डर करके नहीं भागेगा। आजकल के पशु इतने जीनियस हैं कि चेक करना खेत में सारे खेत को छोड़ देंगे और बिजुके के पास जाकर के ही चरेंगे 100%। इसका मतलब इससे क्रिया बिजुके से तब तक क्रिया नहीं होगी जब तक कि इसके साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपक जोड़ा नहीं जाए। पावलोव स्पष्ट कहता है जब तक दोनों उद्दीपकों को साथ साथ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक क्रिया नहीं होगी। इसलिए अब मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए किसान है और ये किसान अपने खेत पर गया और खेत पर इसने देखा पशु को चरते हुए। तो बताओ किसान पशु के पीछे भागेगा तो पशु बताओ अब उसके खेत से भागेगा या नहीं भागेगा? 100% भागेगा। बताओ स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। किसान अपने खेत पर गया, पशु को देखा चरते हुए और किसान उस पशु के पीछे भागा तो पशु भाग गया, स्वाभाविक बात। अब पशु डायरेक्ट इस बिजुके से भाग सकता है? नहीं भाग सकता। जब तक नहीं भागेगा जब तक कि किसान और बिजुके दोनों को साथ साथ प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो कैसे होगा? किसान इस बिजुके के पीछे छुप करके बैठ जाएगा और जैसे पशु चरने के लिए आया इस पशु का बिजुका भी दिखाई देगा और किसान इस बिजुके के पीछे से आवाज करते हुए निकलेगा और पशु के पीछे भागेगा और भागेगा। तो बता पशु भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा। अगले दिन फिर पशु चरने के लिए आ गया, किसान फिर बिजुके के पीछे से आवाज करते हुए निकल के भागा पशु के पीछे, पशु फिर भाग जाएगा। 2, 4, 10 दिन यही क्रिया होगी। जैसे पशु चरने के लिए आएगा किसान बिजुके के पीछे से निकल करके उसके पीछे भागेगा, पशु भाग जाएगा। बता पशु किससे भाग रहा है? किसान से। किसान कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक। अब एक दिन क्या हुआ, किसान के घर पर आ गया कोई काम, किसान उसके खेत पर पहुंचा नहीं है। अब हुआ क्या कि जैसे ही पशु चरने के लिए आया खेत पर, जैसे ही चरने लगा पशु की नजर जैसे बिजुके पर पड़ेगी तो उसको देख करके पशु भाग जाएगा। अब बताओ पशु बिजुके से भाग रहा है या किसान से? बिजुके से। बिजुका कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक। तो जो क्रिया किसान अच्छा मतलब स्वाभाविक उद्दीपक से हो रही थी वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात बिजुके से होने लग गई। तो बताओ इसमें भी कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? इसमें यही वाला सिद्धांत लागू होगा। पेपर में प्रश्न आ गया कि डमरू पर भालू या बंदर का नाचना। पेपर में प्रश्न आ गया कि डमरू पर भालू या बंदर का नाचना अधिगम के कौन से सिद्धांत का उदाहरण है? बताओ कौन से वाले सिद्धांत का होगा?
डमरू पर भालू या बंदर का नाचना अधिगम के कौन से वाले सिद्धांत का लागू होगा? इसी पर होगा। कैसे होगा? देखो आप देखना कि जैसे ही बंदर या भालू को, जैसे मान लीजिए ये बंदर है और इसको पकड़ा, इस बॉक्स में बंद किया, जैसे ही बंदर या भालू को पकड़ा जाएगा तो पहले इस बंदर या भालू की इस पिंजड़े में या बॉक्स में लगाई जाएगी पिटाई, और इधर तो होगी पिटाई और इधर बजता रहेगा डमरू। बताओ, इस इधर जैसे पिटाई चालू डमरू चालू, जैसे पिटाई बंद डमरू बंद, ये सिस्टम चलेगा। अब एक बात था, बंदर की पिटाई हो और पिटाई से बचने के लिए बंदर विभिन्न प्रकार की उछल कूद करे, क्रिया करे, तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक है। अरे बंदर की पिटाई लगाई जाए और बंदर पिटाई से बचने के लिए इस बॉक्स में उछल कूद करे, विभिन्न प्रकार की क्रिया करे, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। और जैसे बंदर की पिटाई हुई इधर से डमरू चालू, जैसे बंदर की पिटाई बंद डमरू बंद। इसने बंदर ने सोचा यार ये सिस्टम क्या है, जब पिटाई होती है जब डमरू बजता है, और जैसे पिटाई बंद तो डमरू भी बंद। हो सकता है शायद इससे कुछ संबंध हो। तो अब क्या होगा, जैसे पिटाई चालू बंदर उछल कूद करेगा, विभिन्न प्रकार की क्रिया करेगा, डमरू भी बजेगा। बंदर सोचेगा यार ये पूरा खेल किसका है? डमरू का। अब धीरे धीरे करके बंदर को पीट पीट करके इसकी क्रिया को डमरू के अनुकूलित कर लिया जाता है। डमरू कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जैसे ही डमरू बजेगा और बंदर उछल कूद करना प्रारंभ कर देगा, तो पिटाई से बचने के लिए उछल कूद करे तो स्वाभाविक बात, और डमरू के बजने पर यदि ये वही क्रिया करे तो बताओ, अब इसकी क्रियाओं को पीट करके किसके अनुकूलित कर लिया? डमरू के अनुकूलित कर लिया। तो बताओ इसमें भी कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलता अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। आगे समझना, एक बार एक प्रश्न डीएसएसबी में आया था, और प्रश्न आया था कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को दी हुई फोटो को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की फोटो को देख करके उससे उसी प्रकार से बातें करता है जैसे कि वह पहले अपनी प्रेमिका से करता था। प्रश्न दोबारा सुनना, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की फोटो को देखकर उससे उसी प्रकार से बातें करता है जैसे कि पहले अपनी प्रेमिका से करता था। बताओ अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? इसमें यही वाला सिद्धांत लागू होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेमी प्रेमिका होते हैं, प्रेम होता ही बड़ा जल्दी है, ब्रेकअप भी बड़ा जल्दी होता है। प्रेम होगा पीछे, पहले दी जाएगी गिफ्ट, डियर, ये यदि मैं ना हूं ना तो समझना ये मैं ही हूं, गिफ्ट दे दिया। अब एक बात बताओ, कुछ दिन तो ये साथ साथ रहे। अब मान लीजिए प्रेमी अपनी प्रेमिका के सुबह सुबह मिले, गुड मॉर्निंग डियर बोले तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक है। अब थोड़े दिन बाद इसकी प्रेमिका हो गई गो वेंट गॉन, इसको छोड़ करके भाग गई। अब भाग गई, प्रेमिका तो है नहीं। अब ये प्रेमी बेचारा क्या करेगा? उसके द्वारा दी हुई डॉल या गुड़िया को देख करके ही गुड मॉर्निंग डियर ऐसा बोले तो बताओ स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। यदि इसके सामने इसकी प्रेमिका हो और फिर इससे गुड मॉर्निंग डियर बोले, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। और इसकी प्रेमिका नहीं है, इसके द्वारा दी हुई डॉल या गुड़िया या गिफ्ट को देख करके यदि गुड मॉर्निंग कहे तो कैसी बात है बताओ? ये इसका मतलब प्रेमिका तो स्वाभाविक उद्दीपक, और उसके द्वारा दी हुई गिफ्ट या डॉल या गुड़िया है स्वाभाविक उद्दीपक। तो ये तो भोजन जैसा, यानी प्रेम का तो भोजन जैसा, और गिफ्ट तो घंटी जैसा। तो जो क्रिया भोजन से हो रही थी बाद में वही क्रिया किससे होने लग जाएगी? अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात गुड़िया से होने लग जाएगी। तो समझ लो वहां पर भी कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। आप लोगों ने देखा होगा पेपर में प्रश्न आ गया कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को फूक फूक करके पीता है। बताओ अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? मैं ये कहूं दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को फूक फूक करके पीता है, अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? इसमें वही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। कैसे होगा? देखो एक बात बताओ, दूध गर्म है
और इससे यदि जल जाए तो बताओ, जल जाए और डरने लग जाए तो बताओ स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। अरे गर्म दूध से यदि कोई बालक जल गया तो स्वाभाविक बात है कि स्वाभाविक उसका डरना बालक का स्वाभाविक है। एक बालक गर्म दूध से जल गया और रोने लग गया, डरने लग गया, अगली बार क्या करेगा? वही बालक, देखो दूध का कलर होता है सफेद, अगली बार वही बालक हर सफेद वस्तु को देख करके ही डरने लग जाएगा। तो बताओ, गर्म दूध से बालक जल जाए और फिर डरे या रोए तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। अब दूध के समान ही क्या होती है? छाछ होती है, और छाछ को देख करके बालक यदि डरने लग जाए या रोने लग जाए तो बताओ इसमें भी कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? वही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। आगे है, यदि पेपर में प्रश्न आ गया कि एक बालक गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश करता है, एक बालक गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश करता है और उसके कांटा चुभ जाता है। अगली बार जैसे ही बालक ने गुलाब का फूल तोड़ा, फिर उसके कांटा चुभ गया, बालक रोने लग गया। अगली बार बालक हर लाल वस्तु को देख करके ही रोने लग जाता है। तो बताओ अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? इसमें भी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ही लागू होगा। कैसे होगा समझो ध्यान से। इसमें होगा, एक बार बताओ, गुलाब तोड़े, कांटा चुभे, रोना स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। गुलाब का कलर कैसा होता है? लाल। अगली बार यदि वो हर लाल वस्तु को देख करके ही रोने लग जाए तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। तो जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात गुलाब से हो रही थी, वही क्रिया उसके लाल रंग यानी अस्वाभाविक उद्दीपक से होने लग जाए तो समझ लो अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। समझ में आया या नहीं आया? इन उदाहरणों से समझना। पेपर में प्रश्न आ गया कि एक शिक्षक अपनी क्लास में जाता है तो क्लास के सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। रोज शिक्षक अपनी क्लास में जाता है, क्लास के सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। एक दिन क्लास में शिक्षक नहीं गया और चपरासी चला गया और उस क्लास के सारे विद्यार्थी उस चपरासी को देख करके खड़े हो गए। तो बताओ अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? बताओ इसमें कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? इसमें भी वही अनुकूलता अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। समझ में आया या नहीं आया? जितने भी हमारे स्मृति स्मारक होते हैं उनमें भी बताओ कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? ये वाला सिद्धांत लागू होगा। जितनी भी हमारी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री होती है उनमें भी कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? ये वाला होगा। एक संकेत अधिगम होता है, संकेत चिन्ह या इशारा, उनके द्वारा भी यदि कोई क्रिया हो रही है तो वहां पर भी कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। कैसे होगा थोड़ा सा समझना। मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊं ताजमहल के बारे में, बालकों को मुझे पढ़ाना है ताजमहल। अब मान लीजिए मैं ताजमहल के बारे में पढ़ाऊं, क्लास में समझाऊं, समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैं आगरा ताजमहल के पास से ले गया विद्यार्थियों को, वहीं जाकर के पढ़ाया, समझाया कि देखो छोरो ये इसने बनवाया था, तब बनवाया था, उसकी याद बना, पूरा कंप्लीट रूप से उन बालकों को समझा दिया। और डायरेक्ट ताजमहल को देख करके सारी चीज बालकों के समझ में आ गई। बताओ ताजमहल को देख करके बालकों की सारी चीज समझ में आना स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक। अब मैंने क्या किया कि हर बार तो क्लास में विद्यार्थियों को आगरा ले नहीं जा सकता। मैंने क्या किया, ताजमहल का मॉडल लाया मैं क्लास में। क्या लाया? मॉडल लाया। और उस ताजमहल का मॉडल ला करके मैंने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया और समझाया। अब विद्यार्थी उस मॉडल को देख करके सारी चीज को समझ गए। तो बताओ अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? वही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। एक बात बताओ, ताजमहल कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक। और इसका मॉडल ये कैसा है? अस्वाभाविक। तो जो क्रिया ताजमहल यानी स्वाभाविक उद्दीपक के लिए हो रही थी, बाद में वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात उसके मॉडल को देख करके ही होने लग जाएगी। जितने भी, जैसे मान ली विद्यार्थी मेरे सामने क्लास बैठी हुई है, मैंने एक बालक से कहा बेटा खड़ा हो और बाहर जा। बताओ बालक जाएगा नहीं जाएगा? स्वाभाविक बात है, 100% जाएगा। अब मैंने क्या किया, बालक से कहा कुछ भी नहीं, केवल इशारा किया।
बालक खड़ा हुआ और बाहर चला गया, बताओ किससे गया? ये इशारे से गया, संकेत से गया। तो बताओ यदि मैं बालक से कहूं बेटा खड़ा और बाहर जा, शब्द है स्वाभाविक बात, और मैंने इशारा किया और चला गया, तो कैसा है? अस्वाभाविक। तो जो क्रिया स्वाभाविक से हो रही भाई किससे होने लग जाएगी? अस्वाभाविक उद्दीपक से। तो समझ लो कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलता अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। तो इन उदाहरणों से समझना कि इसमें कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा। अब थोड़ा सा इस सिद्धांत का कभी कभी समीकरण और आ जाता है, उस समीकरण को बड़े ध्यान से समझना। मैं अभी आपको स्पष्ट कर देता हूं समीकरण को। पावलोव ने प्रयोग किया 3 चरणों में, मित्रों ध्यान से सुनना। पहले चरण में क्या दिखाया? भोजन, और भोजन को देख करके क्या आ रही है? लार। बताइए भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक। कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक। और स्वाभाविक से जो क्रिया होगी वो प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, उसको कहेंगे स्वाभाविक प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। पहले चरण में भोजन दिखाया, भोजन को देख करके लार आ गई। भोजन कैसा उद्दीपक? स्वाभाविक। स्वाभाविक को देखकर क्रिया होगी प्रतिक्रिया अनुक्रिया। प्रतिक्रिया तो मैं इसे कहूंगा स्वाभाविक प्रतिक्रिया। दूसरे चरण में इसने पहले बजाई घंटी और फिर दिखाया भोजन, और इस बार भी भोजन को देख करके क्या आ गई? लार। और बताओ ये जो लार आ रही है ये किससे आ रही है? अभी घंटी से या भोजन से? भोजन से। भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक। बताओ स्वाभाविक उद्दीपक है तो ये स्वाभाविक क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया कहलाएगी। तीसरे चरण में इसने पहले बजाई केवल घंटी, भोजन भोजन नहीं दिया, फिर भी क्या आ गई? लार आ गई। अब बताओ घंटी कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। और मित्रों अस्वाभाविक उद्दीपक से जो क्रिया होगी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया? अनुक्रिया होगी। तो मैं इसे बोलूंगा अस्वाभाविक अनुक्रिया। और अनुक्रिया होगी वह क्या स्थापित होगा? अनुबंध। तो यहां पर हो गया अनुबंध स्थापित हो गया। क्या स्थापित हो गया? अनुबंध हो गया स्थापित। इसलिए मैंने आपको बताया कि अनुबंधन का जनक किसको मानेंगे? पावलोव को अनुबंधन का जनक मानेंगे। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको शब्दावली दे रहा हूं। एक शब्द तो होता है प्रेरक, या मैं ये कहूं एक शब्द है उद्दीपक। शब्दावली को ध्यान से सुनना। और उद्दीपक को मैं कहूंगा स्टिमुलस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। और स्टिमुलस को शॉर्ट में मैं बोलूंगा एस। क्या बोलूंगा? एस। और उद्दीपक 2 प्रकार के बताए मैंने। एक तो बताया स्वाभाविक, और स्वाभाविक को इंग्लिश में बोलेंगे अनकंडीशनल। क्या बोलेंगे? अनकंडीशनल। और अनकंडीशनल को शॉर्ट में अन का ले लिया, यू कंडीशनल का ले लिया सी, तो शॉर्ट में मैं बोलूंगा यूसी। ठीक है ना? इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं? यूसी। और एक होता है अस्वाभाविक, और अस्वाभाविक को बोलूंगा मैं कंडीशनल, और कंडीशनल को शॉर्ट में बोलेंगे सी। एक होती है प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया को बोलेंगे इंग्लिश में रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स का पहला अक्षर आर। एक होती है दोस्तों अनुक्रिया, अनुक्रिया को भी इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स का भी पहला अक्षर आर। 5 शब्दों को ध्यान रखना। एक तो उद्दीपक, उद्दीपक को इंग्लिश में बोलेंगे स्टिमुलस, स्टिमुलस कहूंगा तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा एस। एक है स्वाभाविक, स्वाभाविक को इंग्लिश में बोलेंगे अनकंडीशनल, अनकंडीशनल को शॉर्ट में बोलूंगा मैं यूसी। और अस्वाभाविक को बोलेंगे कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब सी। और प्रतिक्रिया को रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब आर। और अनुक्रिया को भी बोलेंगे रेस्पॉन्स, और इसको भी शॉर्ट में बोलूंगा मित्रों आर। तो ध्यान रखना, उद्दीपक कहूंगा तो मैं शॉर्ट में एस बोलूंगा, और स्वाभाविक बोलूंगा तो शॉर्ट में यू सी बोलूंगा। अस्वाभाविक को मैं केवल सी बोलूंगा, प्रतिक्रिया को केवल आर बोलूंगा, और अनुक्रिया को आर बोलूंगा। अब एक बार 3rd ग्रेड में इसमें से समीकरण पूछा था, इसी सिद्धांत का समीकरण आया था कि निम्न में से कौन सा वाला पावलोव के सिद्धांत का सही समीकरण है। ध्यान से समझना, इसका समीकरण अभी तैयार करेंगे। पावलोव ने सबसे पहले क्या दिखाया? भोजन।
भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक। बता, स्वाभाविक उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्वाभाविक क्या बनेगा? यूसी। उद्दीपक को बोलेंगे एस, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो ये भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक। स्वाभाविक उद्दीपक को मैं शॉर्ट में बोलूंगा यूसीएस। बताओ, मैंने भोजन का क्या लिख दिया शॉर्ट में? यूसीएस। यूसीएस क्यों लिखा? क्योंकि भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक को बोलेंगे अनकंडीशनल, अनकंडीशनल का यूसी, और उद्दीपक को बोलेंगे स्टिमुलस। तो क्या हो गया? एस। तो बताओ, अब भोजन को देखकर क्या आ रही है? लार। लार कैसी क्रिया है? बताओ। स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो स्वाभाविक को बोलूंगा मैं अनकंडीशनल, और प्रतिक्रिया को बोलूंगा रेस्पॉन्स, यानी बनेगा यूसी आर। पहला इसका चरण बना यूसीएस यूसीआर, यानी भोजन और लार। दूसरे चरण में पहले बज रही है घंटी, फिर दिखाया भोजन, और फिर आ रही है लार। बताओ, घंटी कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक। और अस्वाभाविक उद्दीपक को बोलेंगे हम सी एस। अस्वाभाविक का सी और उद्दीपक का एस, यानी बन जाएगा सी एस। यानी पहले घंटी बजाई, फिर दिखाया भोजन। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, इसको बोलेंगे यूसीएस। और फिर क्या आ रही है? लार। ये लार किससे आ रही है? भोजन से। तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया, तो बनेगा यूसीआर। तीसरे चरण में केवल घंटी बजाई। घंटी कैसा उद्दीपक है दोस्तों? अस्वाभाविक। और अस्वाभाविक को बोलेंगे कंडीशनल स्टिमुलस। भोजन नहीं दिखाया, फिर भी क्या आ गई? लार। इसका मतलब ये लार कैसी होगी? अस्वाभाविक अनुक्रिया। और अस्वाभाविक अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे कंडीशनल रेस्पॉन्स। इसका मतलब सीआर। तो मित्रों, ये समीकरण बनेगा हमारे इस वाले सिद्धांत का। ध्यान से समझना। पहले चरण का बनेगा यूसीएस यूसीआर, दूसरे चरण का सीएस इक्वल टू यूसीएस यूसीआर, और आगे तीसरे चरण का बनेगा सीएस और सीआर बनेगा। तो मित्रों, ये ध्यान रखना, ये है तीनों चरणों के आधार पर इस सिद्धांत का समीकरण बनेगा। अब इस सिद्धांत को हम किस किस उपनामों से और जानते हैं, तो ध्यान से सुनना। इस सिद्धांत को हम और जानेंगे। एक तो हम कहेंगे इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बोलो, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये दिया पावलोव ने दिया। इसको बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। एक हम कहते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी किसने दिया? पावलोव ने। इसी सिद्धांत का उपनाम है। एक हम कहते हैं इसे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी किसने दिया? पावलोव ने दिया। इसको हम एक कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, अनुक्रिया भी मिल सकता है, प्रतिक्रिया भी मिल सकता है, ध्यान रखना। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। अब उद्दीपक को कहेंगे स्टिमुलस। क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। और इस अनुक्रिया को बोलेंगे रेस्पॉन्स। तो इससे एक हम ये भी कह सकते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कह सकते हैं इसी सिद्धांत का। और इसको शॉर्ट में स्टिमुलस रेस्पॉन्स को शॉर्ट में बोलेंगे एसआरटी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी बोलेंगे। और एक हम इसे कह सकते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी का उपनाम है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि ध्यान से सुनना, शास्त्रीय अनुबंधन का, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का क्यों कहेंगे दोस्तों? ये सिद्धांत आज आया हो, लेकिन ये हमारे व्यवहार में बहुत कई लाखों करोड़ों वर्षों पहले ही आ चुका था। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक को देखकर क्रिया होगी, वो उद्दीपक अनुक्रिया। इसको इंग्लिश में स्टिमुलस रेस्पॉन्स बोलेंगे, शॉर्ट में एसआर थ्योरी बोलेंगे। एक इसका नाम हो जाएगा अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, और एक हो जाएगा अनुबंधन का सिद्धांत भी दोस्तों हम कह सकते हैं इसको, ध्यान रखना। अब एक बात बताना, मैं आपसे कहूं, चलो ये तो उपनाम हो गए। अब एक इसी सिद्धांत का दूसरा प्रयोग किया था वाटसन ने। किसने किया? वाटसन ने।
वॉटसन ने इस सिद्धांत का दूसरा प्रयोग किया और वॉटसन ने मिलकर प्रयोग किया, उसकी पत्नी थी रेनर, दोनों ने मिलकर किया। वॉटसन का बेटा था अल्बर्ट, और जब ये अल्बर्ट 11 माह का था तो इसको खेलने के लिए लाए वो खरगोश। क्या लाए? खरगोश। यानी इस सिद्धांत का दूसरा प्रयोग वॉटसन ने अपनी पत्नी रेनर के साथ मिलकर किया। खुद का बेटा था अल्बर्ट, जब ये अल्बर्ट 11 माह का था उसको खेलने के लिए लाए खरगोश। तो इस पर उसने प्रयोग करके वॉटसन ने ये निष्कर्ष निकाला कि पहले हमें जिस वस्तु से भय लगता है धीरे 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 वो भय तो हो जाएगा दूर, और किसका विकास हो जाएगा? प्रेम का विकास हो जाएगा। तो वॉटसन के अनुसार ये सिद्धांत भय दूर करने और प्रेम का विकास करने में सहायक होता है। सहायक कैसे होगा? ध्यान से सुनना दोस्तों। अनुकूलन किया, देखो पावलोव का अनुकूलन अलग है, वॉटसन का अनुकूलन अलग है। पावलोव ने तो किया है कि जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक से होती है वही क्रिया को किसके अनुकूलन किया है? अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा है, अनुकूलन किया है। लेकिन वॉटसन कहता है कि पहले हमें जिससे भय लगता है, पहले हमें जिस वस्तु से भय लगता है धीरे 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 वो भय तो हो जाएगा दूर, और अंत में किसका विकास हो जाएगा? प्रेम का। तो वॉटसन भय के अनुकूलन में काम करेगा और पावलोव अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ करके काम करेगा। तो ध्यान से सुनना, वॉटसन ने क्या किया? अपना बेटा था अल्बर्ट को खेलने के लिए लाया खरगोश। जैसे ही अल्बर्ट खेल रहा था खरगोश के साथ, तो जैसे ये अल्बर्ट खरगोश के साथ खेलने लगा और इसने इसको छुआ, टच किया, इसके ऊपर हाथ स्पर्श किया, तो जैसे ही अल्बर्ट ने हाथ स्पर्श किया इधर से डरावनी ध्वनि पैदा की गई। अल्बर्टो देख करके डर गया। दोबारा फिर इसका बेटा अल्बर्ट खरगोश के पास खेलने के लिए गया, जैसे इसको टच किया इधर से फिर डरावनी ध्वनि पैदा की गई और बालक अल्बर्ट डर गया। अगली बार फिर इसको जैसे टच किया फिर डरावनी ध्वनि की गई, फिर अल्बर्ट डर गया। बताओ अल्बर्ट, इस बालक अल्बर्ट के मन में खरगोश के प्रति क्या है? भय है। क्या है? भय। अब क्या होगा? वॉटसन कहता है कि ये भय कितने दिन रहेगा? देखो, 1 दिन डरा, 2 दिन डरेगा, 10 दिन डरेगा, 20 दिन डरेगा, 50 दिन डरेगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि धीरे 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 इस बालक अल्बर्ट का भय तो हो जाएगा दूर, और आराम से, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से ये बालक अल्बर्ट खरगोश के साथ खेलने लग जाएगा, और खेलने लग गया। तो वॉटसन कहता है कि पहले हमें जिससे डर लगता है, भय लगता है, धीरे 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 वो भय तो हो जाता है दूर, और किसका विकास हो जाएगा? प्रेम का। तो ये सिद्धांत भय दूर करने और प्रेम का विकास करने में सहायक है। कैसे होगा? अब इस सिद्धांत के और मैं व्यवहारिकता और बहुत सारे उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग रीढ़ की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप लोगों को डर लगता ना साइकोलॉजी से, बहुत बड़ा भय बना हुआ है साइकोलॉजी के प्रति आप लोगों में। अब होगा क्या? यदि मैं ये कहूं कि एक विद्यार्थी मेरी क्लास में साइकोलॉजी पढ़ने से पहले साइकोलॉजी से डरता है, लेकिन जैसे ही मेरी क्लास 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन पढ़ा और धीरे धीरे उस बालक का वो भय तो दूर हो गया और साइकोलॉजी की क्लास बड़ी उसे आनंददायक, इंटरेस्टिंग लगने लगी। तो बताओ यहां पर कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अकॉर्डिंग टू वॉटसन या पावलोव? वॉटसन वाला सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि पहले विद्यार्थी के मन में साइकोलॉजी के प्रति भय था, धीरे 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 भय दूर हो गया, किसका विकास हो गया? प्रेम का विकास हो गया। अब तो बड़े आनंद से, स्नेह से, आराम से साइकोलॉजी को पढ़ता है। आप लोगों ने ये बिल्कुल शुद्ध उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने भैंस देखी है और एक होता है ऊंट, आप लोगों ने देखा होगा। ये कौन है? भैंस। ये कौन है? ऊंट। मैं इस भैंस को ऊंट के पास लाया, आजा आजा आजा, बताओ आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। ये भैंस ऊंट को देख करके भाग जाएगी। बताओ क्यों भागेगी? क्योंकि भैंस को ऊंट से क्या लग रहा है? भय लग रहा है, डर लग रहा है। अब बताओ दूसरे दिन फिर मैं लाया, आजा आजा आजा, बताओ आ जाएगी क्या? फिर भैंस भाग जाएगी, बिजकेगी इससे।
अब होगा क्या कि जैसे ही मान लीजिए ये भैंस और ऊंट एक ही मालिक के बाड़े में बंधने हैं, तो बताओ ये भैंस ऊंट को देख करके कितने दिन भागेगी, कितना दिन डरेगी? 1 दिन डरेगी, 2 दिन डरेगी, 10 दिन डरेगी। जब धीरे धीरे यदि इनको एक ही मालिक के घर में बंधना है, भैंस और ऊंट को, तो क्या होगा? धीरे 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 करके इस भैंस का जो ऊंट के प्रति भय है वो भय हो जाएगा दूर, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भैंस तो देखेगी ऊंट की ओर और ऊंट देखेगा भैंस की ओर। तो बताओ भैंस का ऊंट के प्रति जो भय था वो दूर हुआ या नहीं? हो गया। बताओ इसमें कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा अकॉर्डिंग टू वॉटसन? यानी पहले भय लगेगा, धीरे धीरे भय दूर हो जाएगा, और किसका विकास हो जाएगा? प्रेम का विकास हो जाएगा। आप लोगों ने भारतीय फिल्म देखी होंगी, एक तो होता है हीरो और एक होती है हीरोइन। ध्यान से सुनना, जब फिल्म चालू होती है तो ये हीरोइन इस हीरो से बहुत ज्यादा डरती है, सख्त नफरत करती है, ठीक है ना? ये हीरो इस रास्ते से आ रहा है तो ये रास्ता चेंज कर लेगी, इतना सख्त नफरत करेगी पहली बार। किससे? हीरो से। इसका मतलब हीरोइन के मन में हीरो के प्रति क्या है? भय है, डर रही है ये। अब सर जी धीरे 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 उस 3 घंटे की फिल्म में ऐसा अनुकूलन होता है कि लास्ट में तो क्या हो जाता है? इस हीरोइन का हीरो के प्रति जो भय था वो भय तो हो जाएगा दूर, और लास्ट में किसका विकास हो जाएगा? प्रेम का विकास हो जाएगा। बताओ ये वाला उदाहरण अधिगम के कौन से वाले सिद्धांत पर लागू होगा? इसी सिद्धांत पर लागू होगा। अब एक बार पेपर में प्रश्न आया था, मैं अंतर करके बता रहा हूं दोनों में, ध्यान रखना। पेपर में प्रश्न आया था कि बिजली चमकी बालक डरा। पेपर में प्रश्न आया था बिजली चमकी बालक डरने लगा। इस बार पुनः बिजली चमकी, बालक फिर डरने लगा। इस बार फिर बिजली चमकी, बालक फिर डरने लगा। इस बार बिजली चमकी, बालक उछल कूद करने लगा। बताओ अधिगम का कौन सा सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। लेकिन बताओ अकॉर्डिंग टू पावलॉग या वॉटसन? वॉटसन होगा। कैसे होगा? बालक के मन में पहली बार बिजली के प्रति क्या है? भय। 1 दिन डरा, 2 दिन डरा, 10 दिन डरा, धीरे धीरे ये भय तो हो जाएगा दूर। और अब तो जैसे बिजली चमकेगी तो बालक प्रेम से, आनंद से, स्नेह से उछल कूद करने लग जाएगा। बताओ बालक के मन में बिजली के प्रति जो भय था वो क्या हो गया? दूर। बताओ कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलित अनुक्रिया का। लेकिन वॉटसन या पावलॉग? अकॉर्डिंग टू वॉटसन के। अब मैं आप लोगों को दोनों सिद्धांतों में अंतर करके बता रहा हूं। आप लोग बताना कि वॉटसन के अनुसार कौन सा सिद्धांत होगा और पावलॉव के अनुसार कौन सा सिद्धांत होगा। आप बताना। पेपर में प्रश्न आ गया, रमेश के पिताजी को जब गुस्सा आता है तो रमेश डर जाता है। ध्यान से सुनना, रमेश के पिताजी को जब गुस्सा आता है तो रमेश डर जाता है। एक दिन रमेश के पिताजी गुस्से में दरवाजा पीटने लगे, रमेश फिर भी डर गया। एक दिन रमेश के पिताजी बिना गुस्से के ही दरवाजा पीटने लगे और फिर भी रमेश डर गया। बताओ अधिगम का कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? अनुकूलित अनुक्रिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू वॉटसन या पावलॉग? बताओ। अब इसमें होगा अकॉर्डिंग टू वॉटसन होगा या पावलॉग होगा? बताओ। यानी कि ध्यान रखना, आप गलत करके मत आना कि साहब इसमें भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो कहीं इसमें वॉटसन के अनुसार हो जाए। ध्यान रखना, इसमें होगा अकॉर्डिंग टू पावलॉग के अनुसार होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनना। बता, रमेश के पिताजी को गुस्सा आए और रमेश डरे, स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक बात, स्वाभाविक बात। रमेश के पिताजी गुस्से में दरवाजा पीटे और फिर रमेश डरे, स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक बात, स्वाभाविक बात है। लेकिन एक दिन बिना गुस्से के ही दरवाजा पीटने लग गए और फिर भी डर गया, तो ये अस्वाभाविक बात है। तो ध्यान रखना, जो क्रिया स्वाभाविक से हो रही भाई अस्वाभाविक उद्दीपक से होने लग गई। तो बताओ इसमें कौन सा वाला सिद्धांत लागू होगा? इसमें होगा अनुकूलित अनुक्रिया का। लेकिन किसके अनुसार है? वॉटसन या पावलॉग? ये होगा दोस्तों पावलॉग के अनुसार होगा। अब मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे कह रहा हूं कि पावलॉग के सिद्धांत में, ध्यान से सुनना,
मैं प्रश्न दे रहा हूं, और यदि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करना कमेंट्स बॉक्स में। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। उत्तर बताना कि पावलोव के सिद्धांत में अनुकूलन किसका हुआ है। पावलोव के सिद्धांत में अनुकूलन किसका हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेरक का, ऑप्शन नंबर 2 भोजन का, ऑप्शन नंबर 3 क्रिया का, ऑप्शन नंबर 4 उद्दीपक का। ध्यान से सुना, पावलोव के सिद्धांत में अनुकूलन किसका हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेरक, ऑप्शन नंबर 2 भोजन, ऑप्शन नंबर 3 क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 उद्दीपक। दोस्तों इंतजार करूंगा मैं, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दें। ठीक है ना, नमस्कार।